हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दीदिता निखिल कुशवाहा, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक टाइम तक पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में सीटेट पेपर 1, जो आपका 9 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो उनके हम 9 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 का, जिसमें हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 9 जनवरी 2022 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, इसमें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के केवल 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीडीपी के 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीडीपी का। दिया गया बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो किस प्रकार प्रभावित होता है? आपके आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सीडीपी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें कि आपकी आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से विकास प्रभावित होता है। फ्रेंड्स, जो आपका बाल विकास है, बाल विकास से तात्पर्य यह है कि आपका जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों से है, जो बच्चों में शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होते हैं। इसमें प्रगतिशील और अनुक्रमिक प्रक्रिया शामिल है, जिसके माध्यम से बच्चे विभिन्न कौशलों और क्षमताओं को प्राप्त और परिष्कृत करते हैं। जो आपके कई कारक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: आपके आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय कारक और सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, शिक्षा और अधिगम के अवसर। तो इसी प्रकार आपके जो बाल विकास के जो क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित किस कारणों से होता है, आपके आनुवंशिकता से, शिक्षा से और संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? तो बच्चों का जो विकास होता है इस प्रकार से होता है, आपका व्यवस्थित रूप से होता है और परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, जो आपका बाल विकास है, बाल विकास प्रगतिशील और अनुक्रमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से बच्चे विभिन्न कौशलों और क्षमताओं को प्राप्त करते हैं और परिष्कृत करते हैं। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस प्रकार है: विकास अनुक्रमिक और व्यवस्थित है, विकास सतत और संचयी है, विकास प्रासंगिक है, विकास प्रकृति और पोषण से प्रभावित होता है। जो आपका विकास है, विकास व्यक्तिवादी है। ठीक, और जो आपका विकास है, विकास आपका बहुआयामी है। जो आपका बहुआयामी है, बाल विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास सहित कई परस्पर जुड़े
क्षेत्र भी शामिल है। तो इसी प्रकार बच्चों का जो विकास है आपका जो व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित होता है। तो इसी प्रकार बच्चों का विकास इसी प्रकार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का डैश का प्राथमिक कारक संस्था है और डैश द्वितीयक कारक संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर होगा जो आपका प्राथमिक कारक है या संस्था है वो आपका क्या है, परिवार यानी कि फैमिली जो आपका होगा वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। और जो आपका पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी ये आपका कौन सा है, द्वितीयक कारक यानी कि आपका सेकंड सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार और पुस्तकालय। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सामाजिकरण है, सामाजिकरण के कारक व्यक्ति, समूह, संस्थान और अनुभव हैं जो किसी व्यक्ति के सामाजिक विकास को आकार देने और सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण के प्राथमिक कारक सामाजिकरण के सबसे प्रभावी और प्रभावीशील और मौलिक स्रोत हैं। जबकि सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है वो आपका परिवार है। परिवार को सामाजिकरण के प्राथमिक कारक माना जाता है क्योंकि यह आमतौर पर पहला और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारक होता है। जो आपके माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों और व्यवहारों को सीधे अंतःक्रिया, प्रतिरूपण, मॉडलिंग और सामाजिकरण प्रथाओं से संबंधित हैं और सामाजिकरण प्रथाओं के माध्यम से बच्चों तक पहुंचते हैं। तो आपके सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं वे एक व्यक्ति के सामाजिकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्राथमिक कारक की तुलना में उनका प्रभाव अधिक सीमित हो सकता है। जो आपके सहकर्मी हैं यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं या साथी हैं, और विद्यालय, और आपका क्या है, पुस्तकालय। और क्या आपका अगला होगा, मीडिया। मीडिया में आपका आता है जिसमें टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया और संचार के अन्य रूप शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। दिया गया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक जो आपका होता है वह आपका, हमें लगता है कि यह गलत है क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक विकल्प जो आमतौर पर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं होगा। तो समय की पूरी बारीकियों में बच्चों की ठोस समझ आम तौर पर अगले चरण की तरफ मूर्त संक्रियात्मक में से 7 से 11 साल की उम्र में और 11 साल की उम्र के बीच आती है। ये वही चरण है जब वे विशिष्ट ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं और स्पष्ट समझ विकसित करते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य की अवधारणा भी समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कीमास या स्कीमा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपके जीन पियाजे सर थे, जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उनके आसपास की दुनिया का समझने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया और बताया कि दिमाग नई जानकारी को कैसे संशोधित करता है। जो आपका पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं स्कीमा मानसिक संरचनाएं या ढांचे हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने अनुभव को व्यवस्थित करने और समझने के लिए करते हैं। स्कीमा ज्ञान और समझ की मूलभूत इकाइयां हैं जो विचारों, विश्वासों और कार्यों के पैटर्न को प्रतिनिधित्व करती हैं। आपका क्या है, अनुकूलन, आत्मदात और आत्मसात, और आपका क्या है, संतुलन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है कि लेव वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश का आकार देता है या देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक और संस्कृति। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपके लेव वेगोट्स्की साहब थे, लेव वेगोट्स्की एक
रूसी मनोवैज्ञानिक और जीन पियाजे के समकालीन ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाला संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। वैगोट्स्की के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत हैं आपके बच्चों का समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो आपके दूसरों से और विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों और वयस्क से मिले इनपुट में संज्ञान के विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और जो आपका समीपस्थ है यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वैगोट्स्की के अनुसार जेड किसी की सहायता के बिना प्राप्त विकास के वर्तमान स्तर और विकास के संभावित स्तर के बीच का अंतर है, जिसे मार्गदर्शन के तहत प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया लेव वेगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा भाषा पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका भाषा है, लेव वेगोट्स्की ने कि सीखने के समाज शास्त्रीय सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास केवल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो बच्चों की दूसरों के साथ अंतक्रिया से प्रभावित होती है। लेव वेगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के समाजशास्त्री सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक संदर्भ संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों के सोचने और दुनिया को देखने के तरीकों को आकार देने में भाषा और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया है। वेगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा न केवल संचार का एक साधन है, बल्कि सोच और मानसिक विकास का एक उपकरण है। भाषा व्यक्तियों को अमूर्त अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है और हेरफेर करने, समस्याओं को हल करने और जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संलग्न होने की अनुमति देता है। इसी प्रकार लेव वेगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोल्सबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जीन पियाजे। जो आपका नैतिक विकास है, नैतिक विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत की समझ हासिल करते हैं, नैतिकता की भावना विकसित करते हैं और नैतिक निर्णय लेते हैं। लॉरेंस कोल्सबर्ग और जीन पियाजे दोनों में नैतिक विकास के सिद्धांत दिए गए हैं। कोल्सबर्ग का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति नैतिक मुद्दों की अपनी समझ विकसित करने और नैतिक निर्णय लेने के दौरान चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करता है। और जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के नैतिक तर्क विकसित होते हैं क्योंकि वे संज्ञानात्मक विकास के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया है कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लचीला या सुन्मय। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र उन रणनीतियों, विधियों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में सीखने और निर्देश को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं। एक शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र के बारे में लचीला होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में लचीलापन एक शिक्षक को अपने छात्रों के विविध आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए अपने निर्देशात्मक तरीकों को अपनाने की अनुमति देता है। शिक्षा शास्त्र में लचीलापन कक्षा के भीतर व्यक्तिगत अधिगम के अंतर को दूर करने में मदद करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। जो आपका लचीलापन है, एक शिक्षक को छात्रों की प्रतिक्रियाओं का जवाब देने और उनके शैक्षणिक दृष्टिकोणों में आवश्यक समायोजन करने की अनुमति देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि लब्धि यानी कि आपका आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वेटेंट परीक्षाओं की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो इसलिए की जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित हो। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका बुद्धि लब्धि है यानी कि आईक्यू परीक्षण है यानी कि आईक्यू टेस्ट है यानी कि इंटेलिजेंस क्वेटेंट एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को उनके आयु वर्ग में मापने के लिए किया जाता है। जो आपका आईक्यू टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट की
अक्सर कई कारणों से आलोचना की जाती है, जिनमें निम्नलिखित कुछ पूर्वग्रह, कुछ परिभाषाएं शामिल हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पूर्वग्रह, बुद्धि की संकीर्ण परिभाषा, व बुद्धि पर ध्यान की कमी, मानकीकरण की समस्याएं, और स्थिर मनोदशा, परीक्षण, चिंता और प्रदर्शन कारक, सामाजिक आर्थिक कारक, आईक्यू पर अत्यधिक जोर। ठीक। तो इसी प्रकार बुद्धि लब्धि यानी कि आपका जो आईक्यू टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट की आलोचना प्रायः प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होने के कारण की जाती है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एडर्सन रीजन का एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। और फ्रेंड्स, सॉल्व करने से मैं आपको यह बता दूं कि एडर्सन रीजन आप लोग तब सॉल्व कर पाओगे चाहे आपकी सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, आपके सीडीपी और ईवीएस, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज और अदर जितने भी लैंग्वेज हैं, जब तक आपके सिलेबस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप लोग एदर्सन और रीजन नहीं कर पाओगे। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 सिलेबस, तो तब आप लोग एदर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। दिया गया है एदर्सन अभिकथन दिया गया है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये आपका एदर्सन सही है। रीजन दिया गया, अधिगम तब तक प्रभावशील नहीं होता जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी अपेक्षा है और ये सफलता की कम से कम अपेक्षा है, ये आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। तो नेगेटिव टैग वर्ड से हम लोगों को यहाँ से ये क्वेश्चन, इसका आंसर मिलता है कि जो आपका रीजन है ये आपका क्या है, गलत है। तो जिसमें आपका एदर्सन सही होगा और रीजन गलत है। ठीक। जो आपका अपेक्षा है यानी कि जो आपकी अपेक्षा है यानी कि किसी से एक्सपेक्टेशन या किसी तौर पर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें एदर्सन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो फ्रेंड्स, जो आपके शिक्षक हैं, शिक्षक प्रत्येक छात्र को सीखने की ओर आकर्षित करने और एक प्रभावी सीखने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपका अभिकथन दिया गया है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका एदर्सन सही है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका विचारों को मौखिक रूप से देने की प्रक्रिया छात्रों को समस्या के बारे में अधिक गहनता से सोचने और विभिन्न संभावित समाधानों का पता लगाने में मदद कर सकती है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको बताना है कि जेंडर निर्मित है, यानी कि आपको बताना है कि जेंडर क्या है, कौन सा प्रोसेस होगा, और लिंग जो है आपका किससे निर्मित है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा सामाजिक और जैविक। जो आपका जेंडर है ये आपका क्या है, सोशल वर्ड है, और जो आपका जैविक है ये आपका बायोलॉजिकल वर्ड है, लिंग। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आपका जेंडर है, जेंडर उन भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और अपेक्षाओं को संदर्भित करता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। जो आपका लिंग है, नर और मादा जीवों के बीच जैविक और शारीरिक अंतर को संदर्भित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। सॉरी। व्यक्तिगत भिन्नताएं विशिष्ट विशेषताएं, लक्षणों और व्यवहारों को संदर्भित करती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती हैं। एक शिक्षक को निम्नलिखित कारणों से कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक छात्र के सीखने का एक अनूठा तरीका है और कुछ दृश्य शिक्षार्थी हो सकते हैं, कुछ श्रवण
कुछ गतिज और कुछ इन शैलियों का मिश्रण पसंद कर सकते हैं। इन अंतरों को समझने से एक शिक्षक सभी छात्रों तथा प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अलग अलग कर सकता है और छात्र विभिन्न शारीरिक संज्ञानात्मक माहौल को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन से आशय है कि विभिन्न प्रकार की विधियां या उपकरणों से है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की शैक्षिक तैयारी, सीखने की प्रगति, कौशल कौशल अधिग्रहण या शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मापन और दस्तावेजीकरण करने के लिए करते हैं। आकलन दर्शाता है कि शिक्षकों द्वारा कक्षा निर्देश को कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है और शिक्षार्थियों ने अपने सीखने में कितनी प्रगति की है। आकलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों की सीखने की प्रगति की पहचान करने में मदद करना। आकलन यह पहचान कर सकते हैं कि छात्र पहले से क्या जानते हैं और उन्हें कहाँ अतिरिक्त निर्देश या समर्थन की आवश्यकता है। यह अक्सर नैदानिक या रचनात्मक आकलन का लक्ष्य होता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। आलोचनात्मक सोच जो आपका तथ्यों, घटनाओं आदि को आंकने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसके लिए उचित विश्लेषण है कि मूल्यांकन, अनुमान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। विमर्श महत्वपूर्ण सोच का एक प्रमुख पहलू है। इसके लिए गहन संदर्भ में सूचना को संशोधित करने और उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। विमर्श छात्रों को नए ज्ञान को जो वे पहले से जानते हैं और समझते हैं और उसके साथ जोड़ने में मदद करता है। यह बेहतर समझ और सीखने की अवधारणाओं को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया कि सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। आपके रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। वंचित समूह के बारे में रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं इन छात्रों के लिए शिक्षकों की कम अपेक्षाएं उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण इन छात्रों को अधिगम के अवसरों से अपराजित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग मान सकते हैं कि एक शिक्षक जो मानता है कि कम आय वाले परिवार के सभी छात्र कुछ स्तर का अधिगम करने में सक्षम नहीं है, वह इन छात्रों को अन्य छात्रों की तरह अधिगम के समान अवसर प्रदान नहीं कर सकता। रूढ़िवादिता के कारण शिक्षक इन छात्रों से कम अपेक्षाएं रख सकते हैं, जिसके कारण इन छात्रों को अधिगम के अवसरों से अपराजित रखा जा सकता है। ठीक, यानी कि जो आपके शिक्षक हैं इन छात्रों के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, जिससे इन छात्रों के लिए कक्षा में समावेशित होने का महसूस करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्केच बनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। डिस्ग्राफिया, जो आपका डिस्ग्राफिया है यानी कि लेखन वैकल्य एक अधिगम विकार है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया के लक्षण है लिखावट, बर्तनी और कागज पर विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होना। डिस्ग्राफिया से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर ऐसे लिखित कार्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष करता है कि जो सुपाठ्य, सुसंगत और व्यवस्थित है। और डिस्ग्राफिया का चित्रकला या स्केच बनाना या रेखा चित्रण जैसे संबंधित कार्यों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चित्रकला और लेखन में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और समन्वय शामिल है और डिस्ग्राफिया से ग्रस्त व्यक्ति दोनों क्षेत्रों में
समान चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जब आपके दृष्टिबाधित छात्रों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए एक शिक्षक को मुख्य रूप से एक समावेशी और सुलभ शिक्षण वातावरण बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लिखित सूचना का मौखिकरण यानी कि मौखिक रूप से संप्रेषण करना महत्वपूर्ण है। शिक्षक जोर से निर्देश, दत्त कार्य और किसी भी लिखित विषय वस्तु को यह सुनिश्चित करने के लिए पढ़ सकते हैं कि दृष्टिबाधित छात्रों की पहुंच उनके साथियों के समान सूचना तक है या कक्षा चर्चाओं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, श्रव्य अभिलेख या व्यक्तिगत मौखिक व्याख्याओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया स्वाधीनता विकास से जूझते विद्यार्थियों के प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा अवरोध संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका स्वलीन वर्णक्रम विकार है यानी कि एएसडी का एक विकासात्मक विकार है जो संप्रेषण और व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसमें एएसडी से ग्रसित लोगों को सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण करने में कठिनाई होती है। स्वलीन वर्णक्रम विकार एएसडी एक विकासात्मक विकार है जो सामाजिक अंतक्रिया, संप्रेषण और व्यवहार को प्रभावित करता है। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल कालीनता की मुख्य विशेषताओं में से एक है। कालीनता से पीड़ित व्यक्ति संप्रेषण के लिए विभिन्न पहलुओं में चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें आपका जो भाषा का विकास, अशाब्दिक संचार जैसे कि हाव भाव और चेहरे के भाव यानी कि फेस इमोशंस, जितने भी फीलिंग्स हैं आपकी वो आपकी आती हैं हाव भाव में और चेहरे के भाव, और सामाजिक अंतक्रिया भी कौशल आदि शामिल है। इसी प्रकार अवरुद्ध संप्रेषण कौशल स्वलीनता विकास से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया कि बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बौद्ध गम्यता का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, यानी कि बच्चों में प्रतिभाशीलता बौद्ध गम्यता के उच्च स्तर से परिलक्षित होती है। प्रतिभाशीलता उन व्यक्तियों को संदर्भित करती हैं जो अपने साथियों की तुलना में से एक या एक से अधिक क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और योग्यता का प्रदर्शित करते हैं या अक्सर बौद्धिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ सामान्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं। बच्चों का उच्च स्तर, बौद्ध गम्यता का उच्च स्तर, दक्षता और अभिप्रेरणा, कार्य प्रतिबद्धता। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपका एदर्सन और रीजन के फॉर्म में दिया गया है कि विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और बच्चों और जो आपका तर्क दिया गया, रीजन दिया गया है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका एदर्सन और रीजन दोनों सही है। और जो आपका रीजन है एदर्सन की सही व्याख्या करता है। ठीक, जिसमें आपका रीजन और एदर्सन और रीजन सही है। जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एदर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। और जो फ्रेंड्स आपके विद्यालय हैं, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है और बदलता रहता है, और छात्रों के लिए इन परिवर्तनों को बनाए रखने में सक्षम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके कारण है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिया गया विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
रचनात्मक अधिगम। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। विद्यालयों में रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। रचनात्मक अधिगम एक अधिगम उपागम है जो शिक्षार्थियों के स्वयं के ज्ञान के सर्जन में सक्रिय भूमिका पर बल देता है। यह उपागम इस विचार पर आधारित है कि छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं और जब वे नवीन जानकारी को अपने स्वयं के अनुभव से जोड़ने में सक्षम होते हैं। जब आपका रचनात्मक अधिगम को विभिन्न तरीकों जैसे हस्त गतिविधि आधारित क्रियाकलापों, समस्या आधारित अधिगम और परियोजना आधारित अधिगम के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया प्रेरक अधिगम परिवेश सर्जित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वयं आकलन हेतु अवसर देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका स्वयं आकलन है, स्वयं आकलन को बढ़ावा देने से छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने की अनुमति मिलती है। प्रेरक अधिगम परिवेश सर्जित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। जैसे आपका स्वयं आकलन हेतु अवसर देना, छात्रों में सहयोगी भावना को बढ़ावा देना, एक सकारात्मक और सहायक परिवेश बनाना, प्रतिपुष्टि के अवसर प्रदान करना। तो इसी प्रकार प्रेरक अधिगम परिवेश सर्जित करने के लिए स्वयं आकलन हेतु अवसर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फिर आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। एजर्सन में दिया गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिपेक्ष विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो बिल्कुल गलत। कभी भी कभी भी विद्यार्थियों की योग्यता संबंधित परिपेक्ष विकसित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपका एजर्सन क्या है, गलत हो जाएगा। दिया गया योग्यता का अस्तित्व है कि संबंधी परिपेक्ष विद्यार्थियों को अधिकम प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका एजर्सन और रीजन दोनों गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जो आपका अभिकथन है गलत है, क्योंकि एक शिक्षक को छात्रों को योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिपेक्ष विकसित करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। योग्यता का अस्तित्व है कि संबंधी परिपेक्ष यह विश्वास है कि बुद्धि निश्चित है और इसे बदला नहीं जा सकता है। इससे छात्र निराश हो सकते हैं और अध्ययन को छोड़ सकते हैं। और जो आपका कारण है गलत क्यों है, क्योंकि जो आपका योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिपेक्ष छात्रों को अधिकम प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए। वास्तव में इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। जो छात्र मानते हैं कि उनकी बुद्धि स्थिर है, उनके द्वारा चुनौतियों का सामना करना और चुनौतियों का सामना करने पर अधिगम को छोड़ देने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके बजाय शिक्षक को छात्रों को योग्यता के वृद्धिशील परिप्रेक्ष्य को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे छात्र अधिक से अधिक प्रेरित हो सकते हैं और अधिगम में संलग्न हो सकते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो एजर्सन और रीजन दिया गया है, इसी वजह से आपके एजर्सन और रीजन दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर होगा कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जब आपकी कार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है जो किसी व्यक्ति की वस्तुओं के लिए नए उपयोग को देखने की क्षमता को सीमित करती है। कार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह को संदर्भित करती है जो किसी भी व्यक्ति की वस्तुओं या अवधारणाओं को उनके विशिष्ट या सामान्य कार्यों से परे देखने की क्षमता को सीमित करती हैं। यह समस्या समाधान में अवरोध बना सकती है क्योंकि यह लोगों को किसी भी समस्या के सभी संभव समाधानों पर विचार करने से रोकती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि यदि आप
अचार का डिब्बा खोलने की कोशिश करते हैं तो और आपके पास केवल एक हथौड़ा है तो आप समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसमें आप केवल डिब्बे को तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार कार्यात्मक स्थिरता जो समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगेन फिर से आपका एडर्सन रीजन का एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तो ये आपका एडर्सन है, बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है कि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एडर्सन और रीजन दोनों सही है और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एडर्सन की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, और फ्रेंड्स जो आपके शिक्षक हैं, शिक्षक को वास्तव में छात्रों द्वारा दी गई भ्रांतियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें अनदेखा करने के बजाय उन्हें दूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि भ्रांतियां, जिन्हें वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहा जाता है, अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही अर्थपूर्ण होती हैं। जो आपका अभिकथन है, अभिकथन सही है क्योंकि शिक्षकों के छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सीखने और समझने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। और जो आपका कारण है, कारण इसलिए सही है आपका, जिसमें ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही अर्थपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भ्रांतियां केवल गलत या मिथ्या विचार नहीं है, वे अक्सर छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों पर आधारित होती हैं। यही कारण है कि शिक्षकों के भ्रांतियों की पहचान करना और उन पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भावनाएं यानी कि इमोशंस। जो आपकी भावनाएं हैं, भावनाएं आपकी अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ स्मृति को भी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अधिगम और स्मृति प्रक्रियाएं दोनों में भावनाएं संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम सूचना को कैसे देखते हैं और कैसे संसाधित करते हैं और कैसे याद रखते हैं, इन पर उनका गहन प्रभाव पड़ता है। अधिगम और स्मृति दोनों पर भावनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब हम भावनात्मक रूप से संदीपित होते हैं तो हम सूचना पर ध्यान देने और याद रखने को अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए कि भावनाएं प्रमस्तिष्क खंड को सक्रिय करती हैं या मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो भावनाओं के लिए स्मृति को संसाधित करने में शामिल है। या हिप्पोकैम्पस समेत मस्तिष्क के इन हिस्सों को संकेत भेजता है जो दीर्घकालिका स्मृति निर्माण में शामिल होते हैं। जो आपकी भावनाएं इन अन्य तरीकों से भी अधिगम को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर सकारात्मक भावनाएं हमें अधिगम के लिए और अधिक प्रेरित करती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं हमें अधिक चिंतित और अधिगम की संभावना को कम कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त भावनाएं हमारे द्वारा सूचना की व्याख्या करने की तरीकों को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम खुश महसूस कर रहे हैं, हम सूचना की व्याख्या सकारात्मक तरीकों से करने की अधिक संभावना रखते हैं, जबकि यदि हम दुखी महसूस कर रहे हैं तो हम सूचना की व्याख्या नकारात्मक तरीके से करने की अधिक संभावना रखते हैं। ठीक, इसी प्रकार जो आपकी भावनाएं हैं, भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी करती हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उनके जीवन से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन में संबंधित होते हैं। विद्यार्थी सीखने अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ भी सीखने से मूल्य देखने की अधिक संभावनाएं रखते हैं।
जिन्हें वे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि यदि कोई छात्र डॉक्टर बनने में रुचि रखता है तो उसके जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में सीखने के लिए प्रेरित होने की अधिक संभावना है। ऐसा कार्य जो अप्रासंगिक या चुनौतीपूर्ण नहीं है, और ऐसा कार्य जो बहुत अमूर्त है। तो इसी प्रकार विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिया गया है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जो आपके शब्द जाल हैं, शब्द जाल एक विशेष भाषा है जिसका उपयोग लोगों के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है कि शिक्षा के संदर्भ में। शब्द जाल उन तकनीकों, शब्दों और वाक्यांश का उल्लेख कर सकता है जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। शब्द जाल का उपयोग भ्रमित करने वाला और उन छात्रों के लिए अभिप्रिय हो सकता है जो इसे परिचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक जो भौतिक का पाठ पढ़ा रहा है वह संवेग शब्द का उपयोग कर सकता है। हालांकि यदि छात्र इस शब्द से परिचित नहीं है तो यह नहीं समझ पाएंगे कि शिक्षक किस बारे में बात कर रहा है। कुछ कारण निम्न है जिसमें शिक्षकों को कक्षा में शब्द जाल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका 9 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो किसमें बाधा उत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यानी कि विद्यालयी संस्कृति में विमुखता के भाव द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। जब छात्र विद्यालय परिवेश में वियोजित, बहिष्कृत या असम्मिलित महसूस करते हैं तो यह उनकी अभिप्रेरणा, संलग्नता और समग्र अधिगम के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। विमुखता साथियों और शिक्षकों के साथ सकारात्मक संबंधों के विकास में बाधा बन सकती है, जिससे सहभागिता में कमी और अपनेपन की भावना कम हो सकती है, या बदले में अधिगम की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है और शैक्षणिक प्रगति को बाधित कर सकती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके 9 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सीडीपी सेक्शन का, जब मैंने इस वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से डिस्कस किए और आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 9 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।